हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम गुरुजी। व्यक्तित्व के पार्ट 3 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे व्यक्तित्व मापन की विधियों की, जिनमें से दो प्रकार की विधियां हमने देखी थी, एक प्रक्षेपी विधि और एक अप्रक्षेपी विधि। प्रक्षेपी विधियां हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ ली है। आज हम पढ़ेंगे अप्रक्षेपी विधियां। और हमने समझा था कि प्रक्षेपी विधियों में क्या किया जाता है, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। यानी आपका जो 90% जो भाग है वो अचेतन मन में होता है, उसका जो अध्ययन किया जाता है वो प्रक्षेपी विधियों में किया जाता है। और प्रक्षेपी विधियों में क्या होता था कि व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में स्वयं न बताकर, अपने अंदर जो भाव चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, वो खुद ना बताकर किसी उद्दीपक के माध्यम से बताता है। जैसे कि हमने देखा था पहली विधि IBT, उसमें क्या हुआ था कि रोशे शाही डब्बा परीक्षण में एक चित्र उसे बताया गया था, उस चित्र के माध्यम से उसके विचारों को जाना गया था। यानी उस विधि में व्यक्ति स्वयं न बताकर किसी उद्दीपक के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को प्रकट करता है। आज हम पढ़ेंगे अप्रक्षेपी विधियां। और अप्रक्षेपी विधियों में हमारी ये दो प्रकार की होती है। एक होती है आत्मनिष्ठ विधि, आत्मनिष्ठ विधि, या फिर इसे कहते हैं व्यक्तिनिष्ठ विधि, व्यक्तिनिष्ठ विधि। और एक होती है वस्तुनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधियां। तो इनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे आत्मनिष्ठ विधियां। और आत्मनिष्ठ विधियों की पहली विधि है आत्मकथा विधि, आत्मकथा विधि। आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी। इस विधि में क्या होता है कि जिस व्यक्ति का परीक्षण हो रहा होता है, जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण हो रहा होता है, उसे उसके बारे में स्वयं से पूछा जाता है। आत्मकथा यानी उससे स्वयं से पूछा जाएगा कि अपने बारे में बताओ, ठीक है। और इसके जो प्रतिपादक है वो है विलियम वुंट एवं टीचनर, विलियम वुंट एवं टीचनर। इन दोनों ने इस विधि का प्रतिपादन किया और ये पहली विधि थी जो भारत में बनी थी। यानी इसका जो परीक्षण हुआ था वो भारत में देहरादून में हुआ था। देहरादून यानी ये हो जाएगी भारत में निर्मित प्रथम परीक्षण, भारत में निर्मित प्रथम परीक्षण। ये विधि जो है अमान्य हो गई। अमान्य इसलिए हो गई कि यदि हम किसी से पूछें कि अपने बारे में बताओ, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो अपनी बुराइयां करेगा। वो तो सारी जो उसमें अच्छाइयां हैं वो बता देगा, बुराई कोई भी नहीं करता अपनी। इसलिए ये जो विधि है अमान्य हो गई, या कहें इसे अवैज्ञानिक हो गई। वैज्ञानिकता पर आधारित नहीं थी ये, अवैज्ञानिक विधि। आत्मकथा विधि में व्यक्ति से स्वयं के बारे में जाना जाता है, इसलिए ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपनी बुराई करेगा या अपनी बुराई स्वयं करेगा। तो इस विधि को अवैज्ञानिक घोषित कर दिया गया, अमान्य घोषित कर दिया गया। दूसरी विधि आती है साक्षात्कार विधि, साक्षात्कार विधि जिसे हम इंटरव्यू मेथड कहते हैं। इसके जो प्रतिपादक है वो है जॉन डार्ले, अमेरिका। एक मनोवैज्ञानिक हैं अमेरिका के, नाम है उनका जॉन डार्ले। अब साक्षात्कार विधि का तो सभी को पता है, इसमें क्या होता है, इंग्लिश में कहे तो ये हो जाएगा इंटरव्यू। अब देखो ये जो इंटरव्यू शब्द है इसमें दो शब्द हैं, एक है इंटर और एक है व्यू। इंटर प्लस व्यू। इंटर का मतलब होता है आंतरिक और व्यू का मतलब होता है अवलोकन। यानी किसी व्यक्ति का आंतरिक अवलोकन, उसके अंदर जो गुण है उनकी पहचान करना इंटरव्यू कहलाता है, ठीक है। तो यह जो विधि है व्यक्तित्व मापन की सर्वश्रेष्ठ विधि है। सर्वश्रेष्ठ विधि इसलिए है कि इंटरव्यू के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सही परीक्षण हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, उसके आंतरिक अवलोकन, उसके अंदर जो गुण है उसके बारे में जाना जाता है इंटरव्यू में, ठीक है। तो ये है व्यक्तित्व मापन की सर्वश्रेष्ठ विधि, व्यक्तित्व मापन की सर्वश्रेष्ठ विधि, ठीक है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके क्रियात्मक तथा भावात्मक पक्ष का भी ज्ञान हो जाता है।
इसमें ज्ञान कितना है, साथ ही साथ इसमें किस प्रकार की भावनाएं हैं, कैसा कार्य ये करता है, सारे इंटरव्यू के माध्यम से व्यक्ति जान लेता है। इसलिए ये व्यक्तित्व मापन की सर्वश्रेष्ठ विधि है, जॉन डार्ले ने दी थी अमेरिका की। ये 2 विधियां हो गई। तीसरी विधि आती है व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधियों में प्रश्नावली या परिसूची विधि। तीसरी विधि है प्रश्नावली, इसी को कहा जाता है परिसूची विधि, परिसूची विधि। और इसके प्रतिपादक का नाम है वुडवर्थ। प्रश्नावली विधि के जो प्रतिपादक है वो है वुडवर्थ, और अमेरिका में इसका प्रतिपादन हुआ था 1918 में। अमेरिका में 1918 में इसका प्रतिपादन हुआ था प्रश्नावली विधि का। अब देखो ये जो विधि है इसमें क्या होता है कि जिस व्यक्ति का परीक्षण हो रहा होता है उसे कुछ प्रश्न दिए जाते हैं और उन प्रश्नों के जो आंसर है उसे कागज पे लिखने पड़ते हैं, इसलिए इसे कागज पेंसिल विधि भी कहते हैं। यानी कुछ प्रश्न दिए जाते हैं और आंसर कागज पे आपको लिखकर परीक्षणकर्ता को देने होते हैं, तो इस विधि का नाम है कागज पेंसिल विधि। कागज पेंसिल विधि, ठीक है। अब ये जो है इसमें पूरी ये विधि वैज्ञानिकता पर आधारित है, क्योंकि यदि कोई प्रश्न है वो उसे कागज पर लिखकर परीक्षणकर्ता को यदि हम दे देंगे तो उसमें जो गलती होने के चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए इस विधि को वैज्ञानिक विधि कहते हैं, वैज्ञानिक विधि। जबकि आत्मकथा विधि कैसी है, अवैज्ञानिक विधि। और सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, इंटरव्यू मेथड या कहें साक्षात्कार विधि। अब प्रश्नावली विधि में 4 प्रकार की प्रश्नावलियां आपसे पूछी जाती है, यानी प्रश्नावली विधि के 4 प्रकार हैं। पहली प्रश्नावली विधि का नाम है बंद प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली। दूसरी होती है खुली प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली। तीसरी होती है चित्रित प्रश्नावली या कहें चित्रात्मक प्रश्नावली। और चौथी होती है मिश्रित प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली। अब बात करते हैं कि चारों में क्या होता है। तो बंद प्रश्नावली की यदि बात करें तो इसमें उत्तर लिखने की आपको स्वतंत्रता नहीं होती है, यानी उत्तर आपको हाँ या ना में जवाब आपको देना होता है। जैसे एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके उत्तर आपको केवल हाँ या ना में ही देने होते हैं, वो जो प्रश्नावली कहलाती है उसे कहते हैं बंद प्रश्नावली। यानी आंसर कैसे देने रहेंगे, या तो हाँ या नहीं, ठीक है, यह कहलाती है बंद प्रश्नावली। खुली प्रश्नावली, इसमें आपको उत्तर लिखने की स्वतंत्रता होती है, शब्दों की कोई पाबंदी नहीं होती कि आपको 20 शब्द में ही लिखना है, 20 शब्द में ही लिखना है या 20 शब्द में ही बोलना है। इसमें आपको उत्तर लिखने की स्वतंत्रता होती है, उत्तर लिखने की स्वतंत्रता। तीसरी आती है चित्रित प्रश्नावली या इसे कहते हैं सचित्र प्रश्नावली, सचित्र प्रश्नावली। इसमें क्या होता है कि प्रश्न से संबंधित आपको ऐसा उत्तर मिलेगा कि प्रश्न से संबंधित उत्तर में आपको चित्र दिखाई देगा। जैसे आपने रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे कि एक क्वेश्चन दे दिया जाता है कि इनमें से किस प्रश्न का उत्तर किस चित्र में अंकित है, यानी प्रश्न से संबंधित उत्तर में आपको क्या मिलेगा, चित्र मिलेगा, ठीक है। तो ये कहलाएगी सचित्र प्रश्नावली, यानी प्रश्न के उत्तर से संबंधित चित्र, प्रश्न के उत्तर से संबंधित चित्र। चौथी आती है मिश्रित प्रश्नावली। मिश्रित प्रश्नावली में क्या होता है कि ऊपर वाली जो 3 प्रश्नावलियां हैं, बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली और सचित्र प्रश्नावली, इस प्रश्नावली में इन तीनों का मिश्रित रूप होता है, यानी ऊपर वाली तीनों का मिश्रण। ऊपर जो 3 प्रश्नावलियां दी गई हैं उनका मिश्रित रूप मिश्रित प्रश्नावली कहलाता है, और ये भारत में सर्वाधिक प्रचलित है मिश्रित प्रश्नावली। यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें बंद प्रश्नावली भी आपको मिलती है, खुली भी मिलती है और सचित्र भी मिलती है। जो सर्वाधिक प्रश्नावली का यूज होता है वो है मिश्रित प्रश्नावली भारत में, ठीक है। ये हो गई प्रश्नावली विधि।
जो हमारी अप्रक्षेपी विधियों की तीसरी विधि थी। आगे हम देखते हैं अप्रक्षेपी विधियों की चौथी विधि, जिसका नाम है इतिहास गाथा विधि। चौथी विधि है इतिहास गाथा विधि, या इसी को कहते हैं जीवन व्रत विधि या जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास विधि, ये जो विधि है टाइडमैन ने दी थी। और इस विधि में क्या होता है कि जो समस्यात्मक बालक होता है, यानी जिस बालक को समस्या होती है, जिसका व्यक्तित्व समस्या वाला होता है, उसके बारे में उसके परिवार वालों से प्रश्न किए जाते हैं कि इस बच्चे के जीवन में ऐसी क्या घटनाएं घटी जिसके कारण इसका व्यक्तित्व इस प्रकार का हो गया। यानी इस विधि में क्या किया जाता है, टाइडमैन ने इसका परीक्षण किया था और समस्यात्मक बालक के परिवार वालों से प्रश्न किए जाते हैं। समस्यात्मक बालक के बारे में परिवार से प्रश्न। ठीक है, यानी जिस बालक को समस्या है उसके परिवार वालों से उस समस्या के कारणों को जाना जाता है। साथ में ही कारणों को जानकर उनका निदान किया जाता है, या कहें कि कारणों को जानकर उसका उपचार किया जाता है। इसलिए इस विधि को निदानात्मक एवं उपचारात्मक विधि पर आधारित विधि कहा जाता है। यानी ये विधि किस पर आधारित है, निदानात्मक प्लस उपचारात्मक विधि पर। इस विधि में क्या होता है कि कारणों को जाना जाता है कि किस कारण से इसमें ये समस्या है, और उन कारणों को जानकर उसका उपचार किया जाता है, प्रबंध किया जाता है। ठीक है, यानी ये किस पर आधारित है, निदानात्मक और उपचारात्मक विधि पर। टाइडमैन ने इसका परीक्षण किया था। नेक्स्ट विधि आती है वस्तुनिष्ठ विधियां। ये अभी तक हम पढ़ रहे थे आत्मनिष्ठ विधियां। अप्रक्षेपी विधियों की पहली विधियां हमने पढ़ी आत्मनिष्ठ विधियां। दूसरी विधियों की बात करें तो दूसरी विधियां मिलती है हमें वस्तुनिष्ठ विधियां। वस्तुनिष्ठ विधियां, और वस्तुनिष्ठ विधियों में सबसे पहली विधि हम पढ़ेंगे निरीक्षण या बहिर्दर्शन विधि। निरीक्षण या इसी को कहते हैं बहिर्दर्शन विधि। ठीक है, इस विधि में क्या होता है कि व्यक्ति के व्यवहार को जाना जाता है ना, या और दो प्रकार से इसका परीक्षण होता है, एक तो औपचारिक निरीक्षण और एक अनौपचारिक निरीक्षण। यानी जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण होता है उसे या तो पहले से बता दिया जाएगा कि आज आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होगा, आज आपके व्यवहार को जाना जाएगा कि आपका व्यवहार कैसा है। यानी ये जो विधि है कौन सी विधि है, व्यवहारी विधि है। और इसके जो प्रतिपादक हैं वो है वाटसन, और वाटसन को हम क्या कहते हैं, व्यवहारवाद के जनक। इसलिए इस विधि को कहा जाता है व्यवहारी विधि। व्यवहारी विधि यानी इस विधि में व्यक्ति के व्यवहार का परीक्षण होता है, और वो भी दो प्रकार से, यानी निरीक्षण विधि दो प्रकार की होती है। एक होती है औपचारिक निरीक्षण विधि और दूसरी होती है अनौपचारिक निरीक्षण विधि। अनौपचारिक निरीक्षण विधि। औपचारिक निरीक्षण विधि में क्या होता है कि पूर्व में सूचित कर दिया जाएगा आपको, यानी पूर्व सूचना दे दी जाती है कि आज आपके व्यवहार का निरीक्षण होगा, पूर्व सूचित किया जाता है औपचारिक विधि में। जबकि अनौपचारिक विधि में पूर्व सूचित नहीं किया जाता, यानी पहले आपको नहीं बताया जाएगा कि आज आपके व्यवहार का परीक्षण होगा, और बिना बताए आपके व्यवहार का परीक्षण कर लिया जाता है निरीक्षण विधि में, जो वाटसन ने हमें दी थी। ठीक है, इसके बाद आती है समाजमिति विधि। वस्तुनिष्ठ विधियों की दूसरी विधि है समाजमिति विधि। अब नाम से पता चल रहा है समाजमिति विधि। इस विधि में क्या होगा कि जो बालक है उसके बारे में समाज से प्रश्न किए जाते हैं। यानी इस विधि में क्या किया जाता है, सामाजिक अध्ययन किया जाता है और बालक के गुणों के बारे में समाज से पूछा जाता है। या मैं कहूँ कि समाज में जो सरपंच का चुनाव होता है वो इसी विधि पर आधारित है। कैसे कि यदि हमें सरपंच का चुनाव करवाना है तो 3-4
कैंडिडेट्स उसमें खड़े होते हैं, तो जो समाज के लोग हैं उसी व्यक्ति को चुनते हैं जिसका व्यक्तित्व अच्छा होता है, यानी समाज के लोगों के प्रति जिसका बिहेव अच्छा होता है उसी व्यक्ति का वो चुनाव करते हैं। यानी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि समाज में सरपंच का चुनाव जो होता है वो किस विधि पर आधारित है, तो वो समाज मिति विधि पर, ठीक है। और एक और क्लास में जो मॉनिटर का चुनाव होता है वो भी इसी विधि पर आधारित है। मॉनिटर भी उसी व्यक्ति को, उसी बालक को चुना जाता है जिसका बिहेव समाज पर स्कूल मतलब क्लास में सभी बच्चों के प्रति अच्छा हो, ठीक है। तो ये जो विधि है ये दी थी जैकब मोरेनो ने, जैकब मोरेनो, ठीक है। इसमें क्या होता है, सामाजिक अध्ययन किया जाता है, सामाजिक अध्ययन, यानी बालक के बारे में, समाज से बालक के गुणों के बारे में समाज से प्रश्न, ठीक है। जैसे एक बालक है और ये समाज के बहुत सारे लोग हैं, इस बालक के बारे में यदि समाज के लोगों से पूछा जाए कि इस बालक का जो बिहेव है समाज के लोगों के प्रति कैसा है, यानी ये समाज में कैसा व्यवहार करता है, तो इस व्यक्ति से पूछा, हो सकता है ये इसका दुश्मन हो, ये झूठ बोल जाए, लेकिन इतने सारे व्यक्ति कभी भी इसके बारे में झूठ नहीं बोलेंगे, है ना। एक व्यक्ति के बारे में आप पूरे समाज वालों से पूछोगे तो सारे समाज वाले उसके बारे में झूठ नहीं बोल सकते, जैसा बिहेव है उसका समाज के प्रति वैसा ही वो बताएंगे, इसलिए इसे समाज मिति विधि या सामाजिक अध्ययन विधि कहा जाता है। कक्षा में मॉनिटर का चुनाव, कक्षा में मॉनिटर का चुनाव तथा समाज में सरपंच का चुनाव, समाज में सरपंच का चुनाव इसी विधि पर आधारित है, ठीक है। ये समाज मिति विधि हो गई। नेक्स्ट विधि आती है, और देखो इस विधि को वस्तुनिष्ठ विधियों की सर्वाधिक उपयोगी विधि कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि वस्तुनिष्ठ विधियों की सर्वाधिक उपयोगी विधि है, सर्वाधिक उपयोगी विधि, सर्वाधिक उपयोग होता है इसका। नेक्स्ट विधि है निर्धारण मापनी, निर्धारण मापनी। इसके जो प्रतिपादक हैं वो है फ्रांसिस गाल्टन, और आप सभी को पता है फ्रांसिस गाल्टन कौन है, जिन्होंने 1885 में बुद्धि शब्द दिया था। निर्धारण मापनी के जनक भी यही है, फ्रांसिस गाल्टन। और देखो इस विधि में 5 बिंदुओं पर या फिर 3 बिंदुओं पर व्यक्ति से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस विधि में एक तो होती है 5 बिंदु मापनी, 2 प्रकार की होती है ये, 5 बिंदु मापनी, और एक होती है 3 बिंदु मापनी, 3 बिंदु मापनी। क्या होता है कि निर्धारण किया जाता है व्यक्ति के व्यक्तित्व का 5 बिंदुओं पर या फिर 3 बिंदुओं पर। एक प्रश्न दे दिया जाएगा, उसमें या तो 3 बिंदु रहेंगे या फिर 5 बिंदु वाला। यदि एक क्वेश्चन देखें तो एक क्वेश्चन है कि हमें झूठ बोलना चाहिए, ऐसा आपको दे दिया, हमें झूठ बोलना चाहिए, और इसके 5 पद दिए। पहला दिया कभी कभी, पहला है कभी कभी बोल लेना चाहिए, दूसरा है कभी नहीं, कभी नहीं बोलना चाहिए, तीसरा है हाँ हाँ बोलना चाहिए, ऐसा कह रहा है। चौथा ऑप्शन दिया बहुत कम, बहुत कम, ठीक है। हाँ की जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो सर्वदा, यानी हमेशा ही बोलना चाहिए। कभी कभी, कभी नहीं, सर्वदा, बहुत कम, या निश्चित नहीं किया जा सकता, यानी मैं निश्चित नहीं हूँ इस प्रश्न के बारे में, ठीक है। ये 5 बिंदु आपको हो गए। अब आप जिस बिंदु पर राइट लगाओगे उस बिंदु के हिसाब से आपके व्यक्तित्व का परीक्षण सामने वाला कर लेगा, ठीक है। ये होती है 5 बिंदु मापनी। अब 3 बिंदु मापनी का यदि हम एक क्वेश्चन देखें तो आपके सामने दे दिया जैसे कि राम रहीम बाबा को सजा, ऐसा एक क्वेश्चन है कि राम रहीम को सजा
ठीक है, ऐसा कह दिया। अब 3 बिंदु दे दिए, यानी क्वेश्चन क्या है कि राम रहीम को सजा मिलने से आप क्या है, सहमत हैं, असहमत हैं या निश्चित नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है कि उनको सजा मिलने से आप सहमत हैं, असहमत हैं या निश्चित नहीं कर सकते। तो यदि आप सहमत हैं तो सहमत पर राइट लगा देना, नहीं है तो असहमत पर। अब परीक्षण करता आपके बिंदु को देखकर आपके व्यक्तित्व का परीक्षण कर लेगा कि किस प्रकार का इसका व्यक्तित्व है, कौन से बिंदु पर इसने राइट लगाया है। ठीक है, ये होती है निर्धारण मापनी जो फ्रांसिस गाल्टन ने दी थी। इसमें 5 बिंदु होते हैं और 3 बिंदु भी होते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि वस्तुनिष्ठ विधियों में हमने 3 विधियां देखी, निरीक्षण, समाजमिति और निर्धारण मापनी। ठीक है, इसके बाद आती है मनोविश्लेषणात्मक विधियां। मनोविश्लेषणात्मक विधियां ये मनोविश्लेषणात्मक विधियों के जो प्रतिपादक हैं वो है सिगमंड फ्रायड। और आपने देखा होगा कि सिगमंड फ्रायड ने ही मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत दिया था और मनोविश्लेषणात्मक जो विधियां हैं उनके जनक भी सिगमंड फ्रायड है। और मनोविश्लेषणात्मक विधियों में इन्होंने 2 प्रकार की विधियां बताई। पहली बताई इन्होंने स्वप्न अध्ययन विधि। पहली विधि है स्वप्न अध्ययन या स्वप्न विश्लेषण विधि। ठीक है, 2 विधियां बताई, दोनों ही सिगमंड फ्रायड ने बताई। स्वप्न विश्लेषण विधि में क्या होता है कि आपके स्वप्न का विश्लेषण किया जाता है, यानी परीक्षण करता आपसे पूछता है कि आपको आपने जो स्वप्न देखा था क्या वो आपको पूरा याद है। यदि आपको पूरा याद है तो आपका जो चेतन मन है उसे बुरा माना जाएगा, यानी इसमें क्या हुआ, अचेतन मन का अध्ययन हुआ। स्वप्न विश्लेषण विधि में अचेतन मन का अध्ययन हुआ और आपके स्वप्न का विश्लेषण हुआ। स्वप्न का विश्लेषण, और स्वप्न का विश्लेषण 3 प्रकार से हुआ। पहला है कि यदि आपको स्वप्न पूरा याद है, स्वप्न पूरा याद, तो आपका जो व्यक्तित्व माना जाएगा वो माना जाएगा कि आपका जो अचेतन मन है वो अच्छा नहीं है, अचेतन मन अच्छा नहीं। यदि आपको पूरा सपना याद है, आपने एज इट इज पूरा का पूरा सपना ऐसा का ऐसे बताया, तो सामने वाला समझेगा आपका जो अचेतन मन है वो क्या है, अच्छा नहीं है। यदि स्वप्न आधा याद है, आधा याद, यानी आपको कितना सपना याद रहा, आधा, तो आपका जो अर्धचेतन मन है वो सामान्य माना जाएगा। अर्धचेतन मन सामान्य। और अर्धचेतन मन में हमने देखा था क्या होता है कि हमें आधा याद है और आधा हम भूल गए, वो ही क्या होता है, अर्धचेतन मन। तीसरा आता है कि पूरा याद नहीं, पूरा याद नहीं, यानी आपको पता ही नहीं है कि क्या सपना मुझे आया था, बिल्कुल मुझे याद नहीं है, तो आपका जो चेतन मन है वो अच्छा समझा जाएगा, चेतन मन अच्छा। ठीक है, ये स्वप्न विश्लेषण विधि में इतना सा ही होता है, आपके स्वप्न का विश्लेषण किया जाता है 3 भागों में, पूरा याद है, आधा याद है या बिल्कुल याद नहीं है। ये दी थी सिगमंड फ्रायड ने। दूसरी विधि आती है स्वतंत्र शब्द साहचर्य विधि। दूसरी विधि है स्वतंत्र शब्द साहचर्य विधि। इस विधि में क्या होता है कि आपको एक शब्द देगा, परीक्षण करता आपको एक शब्द दे दिया जाएगा और आपको उस शब्द के ऊपर 100 शब्दों में कुछ लिखना है ना, और लिखने के लिए आप क्या हो, स्वतंत्र हो। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया आपको कि आपको दे दिया है माँ शब्द, और माँ शब्द पे आपको 100 शब्द लिखने हैं। माँ शब्द पर 100 शब्दों में व्याख्या आपको देनी है।
और व्याख्या देने के लिए आप स्वतंत्र हो, चाहे तो आप अच्छा लिखो चाहे आप बुरा लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हो, आप स्वतंत्र हो और जो आप लिखोगे उस हिसाब से आपके व्यक्तित्व का परीक्षण करता। ठीक है, इस विधि को इंग्लिश में कहते हैं फ्री एंड एसोसिएशन टेस्ट। फ्री एंड एसोसिएशन टेस्ट, यानी ये क्या हो जाएगा, FWAT, फ्री, यहाँ पर वर्ड है फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट FWAT। इस विधि में एक शब्द दिया जाता है और आपको 100 शब्दों में व्याख्या देनी होती है। ठीक है, ये मनोविश्लेषणात्मक दोनों ही विधि हमने समाप्त कर ली और ये जो व्यक्तित्व चैप्टर है ये भी आपका समाप्त हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे वंशानुक्रम तथा वातावरण। ये पूरा व्यक्तित्व हमने पढ़कर समाप्त कर लिया। व्यक्तित्व के प्रकार, व्यक्तित्व की परिभाषाएं, व्यक्तित्व मापन, किस किस प्रकार से व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है तथा किन किन व्यक्तियों ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है वो भी हमने देखा था। आगे लेक्चर में हम देखेंगे वंशानुक्रम तथा वातावरण। आज का चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।